Jai Hind friends, welcome to this information rich session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am ध्रुव जानी। दोस्तों आज स्ट्रॉन्ग वॉरिंग्स नामक लेख है हमारे पास जो कि द हिंदू का है, जो आज के दिन प्रदर्शित हुआ था। लेख सीधा साधा है, मगर इसमें से जो सामान्य अभ्यास के जो तत्व है जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सके वो हमारी परीक्षा की दृष्टि के लिए थोड़े महत्वपूर्ण है। लेख में कोई विशेष बात नहीं कही गई है। हम लोग यह पूरा सेशन जो है वह 2 चरणों में करेंगे। पहले लेख का निष्कर्ष देख लेंगे और उसके बाद जो सामान्य अभ्यास के तथ्य है या तत्व है उसके ऊपर हमारा प्रकाश करेंगे। लेख कई सारे हमारे विषय के साथ संबंधित है। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट है और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सब टॉपिक जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, किसी भी प्रदेश का, तो जो ऐसी जो आपदाएं है, कुदरती आपदाएं, वो वहाँ नुकसान जो है वो बहुत ही कम करती है। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, अच्छा टाउन प्लानिंग होना वो एक समय की मांग है ऐसी आपदाओं के सामने निपटने के लिए। तो देखेंगे पूरा लेख और जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो स्टॉर्म्स होते हैं, जो चक्रवात होते हैं, वे कैसे होते हैं। यह लेख दरअसल जो चक्रवात आया है आज के समय तमिलनाडु और पुडुचेरी से टकराया, उस पर आधारित है। तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जिसका नाम निवार नामक चक्रवात है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। देखते हैं। देखिए, सबसे प्रथम हम लोग यह लेख देख लेंगे। यह लेख का फोटोग्राफ है जो कि बेनाम है। लेखक के नाम का हमें कोई पता नहीं है, मगर यह लेख ने हमें एक अच्छा विषय दे दिया है आज के अभ्यास के लिए। तो उसके लिए हम लेखक के शुक्रगुजार है। देखते हैं। देखिए, सबसे प्रथम निष्कर्ष लेख की बात करें तो निवार नामक चक्रवात भारत के दक्षिण भाग के साथ टकराया। निवार नामक, और दक्षिण भाग में भी मुख्यतः तमिलनाडु और पुडुचेरी, These were the main prone zones of this particular storm. लेख में आपदा प्रबंधन के मामले में सरकारी नीतियों की निंदा की गई है। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार सही कर रही है, इत्यादि चीजों की बात यहाँ की गई है। इनफैक्ट निंदा ही की गई है, क्योंकि सरकारी नीतियां जो है वे थोड़ी दुर्बल है इस ऐसी आपदाओं के सामने लड़ने के लिए। लेख में इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वर्तमान कार्य की प्रशंसा की गई है कि आज के समय, वर्तमान यानी कि यह निवार के संदर्भ में बात नहीं हो रही है, वर्तमान यानी कि पिछले कुछ सालों में जो हमारी आईएमडी की जो फोरकास्टिंग कैपेसिटी है, उसकी जो एक्यूरेसी है, उसमें जो इजाफा हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है। और इसमें कई सारे पहलू है। सैटेलाइट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो भी हमारा एडवांस हुआ है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से आईएमडी का जो फोरकास्टिंग है वो और एक्यूरेट हो गया और प्रिसाइज हो गया। इसी की वजह से हम लोग पिछले कई सालों में आप देख सकते होंगे कि ऐसी स्ट्रॉम वाली या कोई दूसरी कोई सुनामी वाली कोई आपदा आने वाली हो तो हमारा आईएमडी जो है वो उसे सफलतापूर्वक फोरकास्ट करता है, उसे प्रेडिक्ट करता है और पूरे प्रदेश को, पूरे क्षेत्र को, सरकारों को जो है अलर्ट करता है, ताकि प्रिपेयर्डनेस जो है आपदा मैनेजमेंट की वो हम कर सके। थोड़े वर्षों पहले आईएमडी की जो छवि थी वो थोड़ी खराब थी, अविश्वसनीय थी, मगर इस छवि में निरंतर सुधार होता गया है और आज के समय हम लोग हमारी यह संस्था पर पूर्ण रूप से हम लोग भरोसा कर सकते हैं। देखते हैं आगे। राजनेता व उनकी नीतियों की चर्चा हुई है। अच्छे आपदा प्रबंधन की मांग कैसे पूर्ण की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा की गई है, यानी कि वे फॉरवर्ड। सरकारों को हमारे राष्ट्र की आपदा प्रबंधन की जो परिस्थिति है उसमें अगर इजाफा करना हो, उसमें अगर और बेहतर बनना हो तो क्या करना चाहिए, उसकी भी बात लेख में की गई है। ये सब जो महत्वपूर्ण लेख की बातें हैं, 2-3 बातें हैं जो हम लोग हमारे जो है तीसरे चरण में ले लेंगे। तो शुरू करते हैं अब लेख संबंधी जो हमारे पास सामान्य अभ्यास का तत्व है जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसमें सबसे प्रथम निवार के बारे में देखेंगे जो आज के चर्चा का केंद्र है। देखिए, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल। हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रॉपिकल जो पूरा एरिया है वो कौन सा होता है पूरे ग्लोब में, क्योंकि ज्योग्राफिक
माहिती जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हमें हमारे अन्य विषयों में भी जो है कोई आपत्ति ना आए। तो हमें मालूम होना चाहिए। टॉपिकल थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, मगर इसमें डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह बेसिक टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, जो कि क्लास 8 और 9 में पढ़ाया जाता है। इस चक्रवात का उद्भव उत्तरी भारतीय महासागर के क्षेत्र में हुआ था। उत्तरीय भारतीय महासागर के क्षेत्र में, यानी कि नॉर्थ इंडियन ओशन। अगर नॉर्थ इंडियन ओशन की कोई बात करें तो हमें समझना होगा कि इस बाजू हमारे पास अरेबियन सी है और इस बाजू हमारे पास बे ऑफ बंगाल है। तो ये दोनों का इंक्लूजन होगा, यह दोनों प्रदेशों का इंक्लूजन जो है वह नॉर्थ इंडियन ओशन के क्षेत्र में किया जाएगा। यह हमें बात सुनिश्चित करनी है, यह हमें बात याद रखनी है। इस प्रदेश में निवर चक्रवात चौथा है। चालू वर्ष का यह 4th है। और अगर हम पिछले 3 की बात करें तो उसमें एक गति नामक चक्रवात आया था, जो कि सोमालिया के साथ टकराया था बाद में। गति, उसके बाद एक आम्फन नामक जो है चक्रवात आया था, जो कि भारतीय पूर्वीय तट पर टकराया था। और आम्फन के बाद जो तीसरा है वह निसर्ग है, जो महाराष्ट्र के साथ टकराया था। महाराष्ट्र, ईस्टर्न कोस्ट एंड सोमालिया, ये तीनों के तीनों इसी उत्तरीय भारतीय महासागर के क्षेत्र में जन्म इन लोगों का हुआ था, इन चीजों का। और ये जो चौथा है हमारा आज के समय का निवर, इसका भी जन्म जो है वो यहीं कहीं हुआ था। नॉर्थ इंडियन ओशन में था, मगर बे ऑफ बंगाल साइड था। इट वॉज नॉट ऑन द साइड ऑफ अरेबियन सी, ये हमें याद रखना है। इट वॉज ऑन द साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल। पिछले 2 वर्षों में तमिलनाडु से टकराने वाला निवर दूसरा चक्रवात है। पिछले 2 वर्षों में 2018 में एक आया था गज नाम का, जो चक्रवात तमिलनाडु के साथ टकराया था और उसमें विनाश भी किया था। हालांकि यह जो आज का निवर है वो आज के दिन तो जो है ऐसे समाचार आ रहे हैं कि यह बहुत ही दुर्बल हो चुका है, और चक्रवात जो था वो अब सामान्य एक तूफान हो गया है, चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। यानी कि इसकी शक्ति में जो है कटौती हुई है, कम हुआ है। और एक ज्योग्राफिकल फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कोई भी स्टॉर्म हो, जब वो समुद्र में बनता है तो समुद्र से जब वो जैसे ही जमीन की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही जमीन को टकराता है तो वहां से उसकी जो ताकत है उसमें भारी गिरावट आती है, और धीरे धीरे जैसे ही वो हिंटरलैंड में आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो खत्म हो जाता है। इट विल बिकम जीरो। ठीक है, तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। उसकी ताकत, उसकी स्पीड वहां तक ही होगी जहां तक पानी होगा। जब वो लैंड से टकराएगा तो वहीं उसकी ताकत पहले तो 50% हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो तेजी से उसकी ताकत में भारी गिरावट आएगी और आखिरी में वो खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ निवर के संदर्भ में। जब वो अपना उद्भव स्थान पर था तो बहुत ही शक्तिशाली दिख रहा था और एक चक्रवात ही दिख रहा था, भयंकर चक्रवात दिख रहा था। मगर जैसे जैसे वो जमीन की तरफ आगे बढ़ा तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो गति है, उसमें भारी गिरावट आई और आगे चलकर वह एक चक्रवाती तूफान सामान्य सा बनकर रह गया, जिसकी वजह से आज के तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो जानहानि है वो भी कम हुई है, कैजुअलिटीज एकदम कम हुई है। 3 या 4 ही रिपोर्ट हुई है आज दिन तक। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी की नुकसान हुई है, मगर इससे ज़्यादा नुकसान तो जो चेन्नई में फ्लड आया था 2015 में, उसमें हुआ था। उसमें देयर वर फ्यू हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु वर डेड, यानी कि 100+ की कैजुअलिटी थी एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो प्रॉपर्टी था उसको भी जो है नुकसान हुआ था। तो उसके संदर्भ में यह एकदम मॉडरेट था, इसकी इफेक्ट भी एकदम मॉडरेट सी आई थी, या आई है हम कह सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है। इस चक्रवात का नामकरण जो है वह ईरान के द्वारा हुआ था। देखिए, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके तहत प्रत्येक देश को जो है एक नामों की सूची तैयार करनी होगी, और वे नाम यह मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, वैश्विक मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ उसको जमा करवानी होगी। अब यह जो डिपार्टमेंट है वो 1 by 1 अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जैसे जैसे नए नए चक्रवात बनते जाएंगे वैसे वैसे वो उसका नामकरण जो है वो करता जाएगा। तो किसी भी देश को कोई जो है मन दुख नहीं हो सकता, कोई बुरा नहीं लग सकता कि कोई एक ही देश उसका नामकरण कर रहा है। सभी की इक्वल बारी है। टोटल 13 देश है। यह उत्तरीय
इंडियन ओशन, नॉर्थ इंडियन ओशन के क्षेत्र में टोटल 13 देश है। 13 देशों के पास से, सभी देशों के पास से जो सूची है वो मंगाई गई है नामों की, और एवरीवन हैज मेंशन्ड 13 नेम्स, यानी कि 13 देश है और 13 नाम एक एक देश ने दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नेम्स आर 169 ऑफ 13 नेशंस, 13 ईच। अब जैसे जैसे वन बाई वन चक्रवात नए नए आते जाएंगे, अगर वे इस क्षेत्र के होंगे तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका नामकरण जो है वह किया जाएगा। इसमें गति जो है वो हमारा नामकरण था। देखते हैं आगे। देखिए यहाँ एक हमें थोड़ी महत्वपूर्ण बात समझनी है। हमने देखा कि यह एक ट्रॉपिकल प्रकार का साइक्लोन था, ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए उसकी, अगर हम इसके स्वभाव की बात करें तो इसका जो जन्म है, सबसे प्रथम यहां हम इसके जन्म के बारे में देखेंगे। वो जन्म ट्रॉपिकल सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय समुद्र की जो सतह होती है उसकी गर्म सतह पर इसका जन्म होता है। इट ओरिजिनेट्स इन द वार्म वाटर ऑफ ट्रॉपिकल सीज। दूसरी अगर खासियत की बात करें तो एक खासियत इसकी आंख है, आई ऑफ साइक्लोन। ये बहुत ही इसकी बड़ी खासियत है, और यह आंख भी अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक जो है बात है। देखिए क्या होता है इस आंख में। सपोज समझिए यह चक्रवात है, तो ये जो एरिया है यह उसकी आंख हम समझ सकते हैं। तो यह आई में वैक्यूम होगा, एक प्रकार का शून्यावकाश होगा, एकदम शांत होगा। आप समझ सकते हो यहाँ सब जो हवा है वो बहुत ही तेजी से चल रही है, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, मगर यहाँ बीच में एकदम शांत वातावरण है, एकदम स्वच्छ वातावरण है, विच इज अ काइंड ऑफ ए वैक्यूम। तो ये एक इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की, या आप कह लीजिए ट्रॉपिकल स्टॉर्म की यह एक विशेषता समान है, इसकी आंख। देखिए इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की एक और भी खासियत है जिसका जिक्र हम लोग करेंगे यहाँ। देखिए 2 हेमिस्फीयर है, हमें सबको मालूम है। पहले हम लोग नॉर्थ की बात करेंगे। और बाद में साउथ हेमिस्फीयर की बात करेंगे। देखिए अगर दोनों के चक्रवातों को हम कंपेयर करें, दोनों के साइक्लोन्स को, तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वह एंटी क्लॉकवाइज है, और वहीं जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो चक्रवात पैदा होते हैं वे क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन कह लीजिए। देखिए एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब हुआ, कुछ इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घड़ी में पीछे जा रहा है, और वहीं क्लॉकवाइज की अगर बात करें तो समथिंग लाइक दिस, इट्स गोइंग विथ रोटेशन ऑफ क्लॉक। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस, ये हमें याद रखना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनने वाले जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, वे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और वहीं जो साउदर्न हेमिस्फीयर में बनने वाले साइक्लोन है दे विल रोटेट क्लॉकवाइज। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो हमें याद रखनी है। दूसरी एक बात और भी हमें याद रखनी है, अगर हम लोग यह पूरे विश्व के अलग अलग क्षेत्र में जाए तो यह साइक्लोन का जो नाम है वो हमें भिन्न भिन्न दिखेगा। प्रत्येक जगह, प्रत्येक प्रदेश में हमें भिन्न भिन्न दिखेगा, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ यहाँ बात रख सकते हैं। हुरिकेन्स, तो अगर हम नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक में जाए तो यही चक्रवातों को हुरिकेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि अमेरिका में। अगर हम लोग साउथ
ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में जाए तो यही चक्रवातों को, यही हुरिकेन को टाइफून कहा जाता है। वहीं जो हमारा क्षेत्र है इंडियन ओशन रीजन, या आप कह लीजिए साउथ एशिया, तो उसमें ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। और वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यही चीज को ऑस्ट्रेलिया में विलीज कहा जाता है। सब एक ही चीज है, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, एक ही चीज है, मगर जैसे ही क्षेत्र चेंज होगा वैसे ही इसकी पहचान जो है वो भी चेंज होगी। ये हमें बात याद रखनी है, थोड़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं आगे। देखिए हमारे पास एक ग्लोब है, ग्लोब का एक एग्जाम्पल है, स्पेसिमेन है हमारे पास, जिसमें हमें इक्वेटर भी दृश्यमान है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी दृश्यमान है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दृश्यमान है। देखिए यह पूरा का पूरा जो इलाका है, दोनों ट्रॉपिकों के बीच का इलाका, उसे ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। द एरिया फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंक्लूडिंग द इक्वेटोरियल रीजन इज कॉल्ड, द एंटायर रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। अब भारत की स्थिति आप देख सकते हो, यह इक्वेटर है, तो हम लोग कौन से हेमिस्फीयर में है? हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो हमारे यहाँ जो चक्रवात होंगे वे कैसे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज होंगे। अगर हम लोग यहां होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे आजू बाजू जो बनने वाले चक्रवात होते हैं वे क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, वे एंटी क्लॉकवाइज नहीं होते। मगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारे आसपास के प्रदेश में, चाहे वो अरेबियन सी में बना हो या चाहे वो बे ऑफ बंगाल में बना हो या भारतीय महासमुद्र में बना हो, कहीं पर भी बना हो, वो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन जो है अपनी वो करेगा। ये बात हमें याद रखनी है। देखिए यह पूरी ट्रेल है इस निवार नामक स्टॉर्म की, कि कैसे इसका उद्भव हुआ और कैसे वो टुवर्ड्स द लैंड आगे बढ़ा। वही बात मैं कर रहा था, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसकी जो क्षमता है उसमें गिरावट आती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा यहीं कहीं कि वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इज द ट्रेल ऑफ साइक्लोन निवार। देखिए हमारे पास एक सैटेलाइट इमेज है निवार की ही, जिसके तहत यह जो पूरा का पूरा साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज अपना रोटेशन जो है वो कर रहा है। आप देख सकते हो, दिस इज द आई। तो ऐसा कुछ रोटेशन कर रहा है एंड ही विल ट्रैवल टुवर्ड्स इंडियन मेनलैंड थ्रू द तमिलनाडु एंड रीजन ऑफ पुडुचेरी। देखिए आज के समय तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि यह पब्लिक डोमेन में भी इमेजेस जो है वो अवेलेबल है, बट प्रायर टू 25 और 30 इयर्स पब्लिक डोमेन तो क्या, सरकार को भी यह ऐसी जो इमेज है ऐसी क्वालिटी की वो जो है मिलती नहीं थी। हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, हमारे पास अन्य जो राष्ट्र है उनका कोऑपरेशन नहीं था, उनका सहयोग नहीं था जो आज है। और आज होने का कारण जो है वो हमारी जो है जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। हम लोग अब भौगोलिक राजनीतिक दृष्टि से हम लोग एक पावरफुल नेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया हो चुका है। आज के समय हमें किसी भी देश को बोलना नहीं पड़ता कि आप भाई दिखाओ हमारे सैटेलाइट इमेजेस के फोटोग्राफ, कि कहाँ जो है तूफान जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ आने वाला है। वी वर यूज्ड टू डू बैक टू 20 और 25 years, बट नाउ वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी, वी आर इंडिपेंडेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और इसमें हम हमारे आईएमडी को तो शुक्रगुजार है ही, मगर आईएमडी के साथ साथ जो हमारी इसरो है उसको भी हम उतना ही शुक्रगुजार है, क्योंकि यह पूरी की पूरी इमेजेस में, या आप कह लीजिए आईएमडी के फोरकास्टिंग में इसरो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। अगर इसरो नहीं होता, इसरो की आज जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है वो नहीं हुई होती, तो आज के समय भी आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है वो इतना प्रिसाइज नहीं होता। वो जो 20-25 वर्षों के पहले होता था उतना ही होता शायद। देखते हैं आगे।
यस, देखिए हमारे पास अब कुछ थोड़ी समझने की बात है। हमारे पास एक पिक्टोग्राफ भी है और दो टेबल भी है जिसके तहत कैटेगराइजेशन ऑफ स्टॉर्म्स किया गया है कि पहले तो कितनी कैटेगरीज के स्टॉर्म्स होते हैं और कौन सी कैटेगरी का स्टॉर्म ज़्यादा खतरनाक होता है, कौन सी कैटेगरी का स्टॉर्म ज़्यादा जो है मॉडरेट होता है या लेस सीवियर होता है। देखते हैं, देयर आर टोटल 5 कैटेगरीज, 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें यहाँ कम से कम डैमेज है, कम से कम खतरा भी आप कह सकते हैं। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हम लोग 5वीं कैटेगरी में पहुंचेंगे तो खतरा जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एज वी जंप फ्रॉम कैटेगरी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, इट्स स्पीड बिकम्स सीवियर। इसकी गति में बहुत ही इजाफा हमें देखने को मिलता है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो यहाँ टेबल में आंकड़े देखना मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। कैटेगरी 1 की स्पीड 120 to 150 किलोमीटर पर आवर, डैमेज कैपेसिटी मिनिमल, कुछ नहीं होता इससे डैमेज। यह एक बहुत ही तेजी से चलने वाली हवा है। कैटेगरी 2 150 किलोमीटर टू 180 किलोमीटर पर आवर विच इज मॉडरेट, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, हल्का फुल्का। कैटेगरी 3 180 किलोमीटर पर आवर टू 210 किलोमीटर पर आवर विच इज कैटेगराइज्ड एज एक्सटेंसिव, यानी कि मॉडरेट से थोड़ा ऊपर, थोड़ा गंभीर, बहुत गंभीर नहीं, थोड़ा ही गंभीर। कैटेगरी 4 210 किलोमीटर पर आवर टू 250 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स कैटेगराइज्ड एज एक्सट्रीम। यह एक अलार्मिंग है, अलार्मिंग लेवल आ गया है। अब 5वीं कैटेगरी जो है वो है 250 किलोमीटर पर आवर, 250 प्लस किलोमीटर पर आवर की गति, और इसका कैटेगराइजेशन है वो है कैटास्ट्रोफिक, यानी कि विनाशक, यानी कि बहुत ही विनाशक। तो जो अलार्मिंग लेवल है वो कैटेगरी 3 थोड़ा कम अलार्मिंग है, मगर अलार्मिंग तो है ही। उसके बाद कैटेगरी 4 इनफ अलार्मिंग और कैटेगरी 5 मोस्ट अलार्मिंग एंड मोस्ट डेंजरस टू एंड डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। देखिए इस बाजू हमारे पास एक और टेबल मौजूद है जिसके तहत अकॉर्डिंग टू स्पीड द साइज ऑफ स्टॉर्म इज कैटेगराइज्ड, कि स्टॉर्म जो है वो कैसे बनता है और किस गति में उसे क्या नाम से जाना जाता है। देखिए इसकी शुरुआत जो है वह लो प्रेशर से होती है, जो हमें सबको मालूम है और बहुत ही चर्चित शब्द भी है। बारिश के मौसम में इसके ऊपर चर्चा जो है वह निरंतर हमारे देश में चलती रहती है, क्योंकि वी हैव गॉट एक्सटेंसिवली लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो इसी की वजह से हमारे ऊपर जो आपदा का खतरा है वो निरंतर जो है हमारे ऊपर घूमता रहता है। तो लो प्रेशर लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर, कुछ नहीं, एक थोड़ी हल्की सी ब्रीज जैसी हवा। उसके बाद डिप्रेशन 31 to 49 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद डीप डिप्रेशन 49 to 61 किलोमीटर पर आवर, साइक्लोनिक स्टॉर्म 61 to 88 किलोमीटर पर आवर, सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 88 to 117 किलोमीटर पर आवर, वेरी सिवियर साइक्लोनिक, ये आप कह लीजिए वेरी सिवियर साइक्लोन 118 to 221 किलोमीटर पर आवर एंड सुपर साइक्लोन विच इज मोर देन 221 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ साइक्लोन इटसेल्फ। देखिए हमारी आईएमडी ने जो प्रिडिक्ट किया था वह प्रोबेबली वेरी सिवियर साइक्लोन था, मगर जैसे जैसे वो जमीन की तरफ आता गया, जैसे जैसे जमीन के नजदीक आया, तो इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिवियर साइक्लोन स्टॉर्म एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड आफ्टर दैट इट विल डिसअपीयर। तो दिस वाज द फुल क्रोनोलॉजी। देखिए हमारे पास एक और फोटोग्राफ है जिसमें ट्रॉपिकल जो एरिया है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। देख सकते हो आप, ट्रॉपिकल एरिया जो है वह रेड कलर में हाईलाइटेड है। दिस इज द एंटायर ट्रॉपिकल जोन विच फॉल्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंक्लूडिंग द इक्वेटर इटसेल्फ। और यहां से भी हमें पता चलता है कि हम संपूर्ण रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बसते हैं, और इसी की वजह से हमारा जो साइक्लोन होता है वो भी, उसका रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आज के पूरे लेक्चर में हमने यह लेक को आधार बनाते हुए हमने न्यूयॉर्क के बारे में देखा, लेक की महत्वपूर्ण बातें भी देखी, न्यूयॉर्क की भी बातें देखी, साइक्लोन कैसा होता है
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स के प्रकार क्या होते हैं, और साइक्लोन को गति के आधार पर किस किस रूप दिया जाता है, इत्यादि चीज़ों की बात की। अगले सेशन में मिलेंगे अगले लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए डॉट मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।